हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चेन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका जो गेटिंग अहेड का जो न्यू बुक है, उसका जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर सेकंड है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द राइट टू वोट गारंटेड टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइसिस। तो यहाँ पर आपका जो फ्री में हो जाएगा अडल्ट फ्रेंचाइसिस। देन आपका सेकंड आता है, इन साउथ अफ्रीका द डैश वे आर नॉट अलाउड टू वोट इन नेशनल इलेक्शंस टिल 1994। तो यहाँ पर आपका फिलअप में हो जाएगा नॉन व्हाइट्स जो साउथ अफ्रीका में थे उनको इलेक्शन वोटिंग राइट्स नहीं मिला हुआ था 1994 तक। देन थर्ड आता है, इन इंडिया इलेक्शन टू द पार्लियामेंट दैट आर हेल्ड वंस इन 5 ईयर इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं उनको जनरल इलेक्शन। मीन जो इंडिया में जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का उसे हम जनरल इलेक्शन के रूप में जानते हैं। देन फोर्थ आता है आपका, द बॉडी विच कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया इज द डैश। तो जो बॉडी जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाता है उसे हम इलेक्शन कमीशन के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका, व्हेन अ कैंडिडेट सिक्योर मोर देन हाफ द वोट पोल्ड ही और सी हैज वोन बाय दैट्स मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी जीतते हैं तो वो आपका कहलाता है सिंपल मेजॉरिटी। तो इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उस आपको करेक्ट करके भी नोट डाउन करनी है। आंसर देखते हैं, चाइना हैज अ टू पार्टी सिस्टम। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देखें, चाइना है वो सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो फॉल्स हो जाएगा और करेक्ट करके हमने उसको सिंगल पार्टी सिस्टम कर दिया। फिर सेकंड आता है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैन कंटिन्यू टिल द डे ऑफ इलेक्शंस। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। पॉलिटिकल कैंपेनिंग हैज टू इन 44 आवर्स बिफोर पोलिंग डेज। Then a democracy needs leaders who put national interest before personal interest। ये क्या है आपका ट्रू हो जाएगा। Then next फोर्थ आता है आपका, some constituencies are reserved for scheduled caste and scheduled tribes। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Then आपका, in India the elections commission is answerable only to the parliaments। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है, वन ऑफ दिस प्रैक्टिसेस वुड नॉट रिजल्ट इन अ फेयर इलेक्शन। इनमें से फेयर इलेक्शन आपका प्रैक्टिस क्या नहीं है। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट पॉइंट्स है, हम राइट ऑप्शन देखते हैं डायरेक्टली। आपका बी हो जाएगा, ओनली वन कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस फॉर अ कंस्टिट्यूएंसी। सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा तो वो फेयर इलेक्शन वहां पर नहीं होगा। देन द कंस्टिट्यूएंसीज आर ड्रॉ अप इन सच अ वे दैट दे कंसिस्ट ऑफ, जो यहाँ पर रफली जो है सेम नंबर्स पे जो पीपल्स होते हैं, तो ये आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देन से थर्ड आता है, द पार्टीज आर अलॉटेड देयर सिंबल्स बाय, किनके द्वारा पार्टीज को सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं, तो वो अलॉट किए जाते हैं द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर के द्वारा। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देन आपको फोर्थ आता है, इफ अ कैंडिडेट विन अ सीट बाय सिंपल मेजॉरिटी इट मींस दैट, अगर कोई जो कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी से जीता है तो उनको क्या मिला है, मोर देन हाफ जो वोट्स है जो भी आ जाएगा, मोर देन हाफ ऑफ द वोटर्स वांटेड देम टू विन, मतलब आधे से ज्यादा जो लोग हैं उनको चाहते हैं जिताना, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, रीजनल पार्टीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई। मतलब जो रीजनल पार्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंट 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको कौन से ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में दे नो द नीड्स ऑफ देयर स्टेट रीजन बेस्ड, मतलब उनको क्या है कि अपने जो स्टेट के बारे में बेहतर पता होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द रीजनल पार्टीज। में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल पार्टी के एडवाइस से उनके जो ये लेकर क्या होता है वो लॉज जो है बनाते हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट गेट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द रीजन्स थ्रू द रीजनल पार्टीज, मींस रीजनल पार्टी के थ्रू उनको क्या मिलता है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर 6 वंस ऑफ दिस एलिमेंट्स विल नॉट हेल्प टू मेक द इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। अब इनमें से आपका कौन वो जो नहीं है जो इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिटीजन हु डू नॉट वाइज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। मिस यहाँ पर आपके जिनके पास जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक और मतलब जो लोग जो है कोई किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसी वाली बात है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। पब्लिक ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देन नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ ब्रीफ में आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इन मेनी वेस्टर्न सोसाइटी द राइट टू वोट वाज यूजुअली reserved for white men of considerable social economic standing for a long time. Why was this a problem? मीन्स वेस्टर्न जो कंट्रीज है तो वहां पर जो व्हाइट्स को ही वोटिंग राइट्स था या फिर सोशल उनको मिला हुआ था या फिर सोशल इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड उन्हीं के लिए था। तो वाई क्यों कहा गया है? सो द रिजर्वेशन ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर व्हाइट मेन of considerable social and economic standing in Western society was a problem because it went against one of the basic features of democracy inclusion। मीन्स जो रिजर्वेशन था वोटिंग राइट्स वो व्हाइट मेन के था क्योंकि वो सोशल और इकोनॉमिकली वेस्टर्न सोसाइटी में वो स्ट्रांग थे, है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इनके कारण से उनको जो वोटिंग राइट्स है उन्हीं को दिया हुआ था। बट ये जो है डेमोक्रेसी के जो मेन जो फीचर्स है, मतलब सबको साथ लेकर चलना, वो उसके अगेंस्ट था। बाय अलाइनिंग मेनी अदर सेक्शंस सच गवर्नमेंट्स कुड नॉट स्टेक क्लेम टू बिगिन प्योर डेमोक्रेसी। तो हम इसके तरह इस तरह से देखें तो हम जो है गवर्नमेंट को प्योर जो है डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे क्योंकि अधिकांश जो सेक्शन के जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट से दूर रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का सिटीजन इन कंट्रीज विद अ सिंगल पार्टी system do not have a meaningful role to play in governing their countries. Do you agree? Give reason for your answer. Means अब यहाँ पर सिंगल पार्टी है तो हम उसको मीनिंगफुल एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्रीज या नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इन कंट्रीज विथ अ सिंगल पार्टी सिस्टम द कैंडिडेट आर फ्रॉम द सेम पार्टीज एंड दैट पार्टी हैज ट्रेमेंडस पावर। मीन्स जो सिंगल पार्टी सिस्टम है तो एक कंट्री है तो उनके पास लोगों के पास चॉइस नहीं होगा, वो फुल पावर में होगा क्योंकि उनको जीतना ही है, सिंगल ही कैंडिडेट होगा। सो द ऑप्शन अवेलेबल टू सिटीजन फॉर चूजिंग देयर लीडर्स आर फेवर एंड लिमिटेड। मींस वहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास फेवर लिमिटेड है। सो आई एग्री दैट सिटीजन इन कंट्रीज विथ अ सिंगल पार्टी सिस्टम डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल रोल टू प्ले इन गवर्निंग देयर कंट्रीज। मींस जो सिंगल पार्टी सिस्टम्स है वहां पर मैं एग्री हूं कि भाई लोगों के पास एक मीनिंगफुल, मतलब उनके पास गवर्निंग के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, वही जो पार्टी है वही जो कैंडिडेट है वो फिर से जीत कर आएगा। देन थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन अ बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन है, दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। सो इन इंडिया व्हेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डाइज while in office or resign, elections are held in their constituencies before the completion of 5 years. This is called a by election. मीन्स इंडिया में क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वो उनके जो मेंबर्स है वो उनका डेथ हो गया अपने पोस्ट पर रहते हुए या फिर उसने पोस्ट रिजाइन कर दिया, तब ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्शंस होता है उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज में, मतलब उसी एरिया पर, उससे हम जो है बाई इलेक्शन करते हैं। मतलब 5 इयर्स नहीं हुआ है और कैंडिडेट का डेथ हो गया या फिर उसने रिजाइन कर दिया, तब वहां पर जो इलेक्शन होगा उसे हम बाई इलेक्शन करेंगे। बट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व द लोकसभा और अ स्टेट असेंबली फॉर सर्टेन रीजंस, इलेक्शन आर कंडक्टेड अहेड ऑफ 5 इयर्स। दिस इज कॉल्ड अ मिड टर्म इलेक्शन। मींस या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से डिसॉल्व कर दिया गया लोकसभा को, या फिर स्टेट असेंबली है, मींस जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो और जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं और जो डिफरेंट जो एमएलएज हैं, उनको पूरा का पूरा जो सेशन है पूरा जो डिसॉल्व कर दिया गया, लोकसभा हो चाहे वो स्टेट असेंबली हो। तो ऐसे समय में जो 5 ईयर से पहले जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसे हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, बीच में जो इलेक्शन होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका इन्वेट 2 प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्टिंग करप्ट लीडर्स। अब यहाँ पर जो 2 प्रॉब्लम बताने कि अगर हम करप्ट जो लीडर है उनको इलेक्ट कर लेते हैं तो आंसर देखें, इफ करप्ट पीपल आर इलेक्टेड एज लीडर्स ऑफ अ कंट्री, 2 प्रॉब्लम्स दैट माइट ऑक्योर आर। 2 प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे, 2 प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं, जिसमें आता है सच लीडर्स में सपोर्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज दैट विल eventually led to an increase in crime and violations in the countries। मींस वो जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज, मतलब कानून के से हटकर वो एक्टिविटीज करेगा, वहां उससे क्या होगा कि क्राइम इंक्रीज होगा, वायलेंस होगा, ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सेकंड, सच लीडर्स में पुट देयर ओन इंटरेस्ट अहेड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट देयरबाय अंडरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसे जो लीडर्स हैं, करप्ट लीडर्स हैं, वो अपने फायदा के लिए ज्यादा देखेगा
और जो पीपल्स हैं उनके फायदा, उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो वेलफेयर के लिए वो बहुत ही कम सोचेगा। तो ये जो है डेमोक्रेसी की जो ट्रू वैल्यू है उसके अगेंस्ट होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन डिटेल वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्शंस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फेयर इलेक्शंस। फर्स्ट आता है आपका आंसर देखें तो इलेक्शंस आर द प्रोसेस थ्रू विच द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी सेलेक्ट और चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। द रिक्वायरमेंट फॉर फेयर इलेक्शंस आर, इस इलेक्शन एक ऐसा क्या प्रोसेस है जहां पर जो डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो इसके लिए फेयर इलेक्शंस बहुत ही जरूरी है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फेयर इलेक्शंस के लिए? फर्स्ट आता है ऑल सिटीजन शुड हैव ओनली वन वोट एंड ऑल वोट शुड कैरी द सेम वैल्यूज। मींस वन वोट होगा और सभी को वोट की जो वैल्यू है वो सेम होगी, इक्वल वैल्यूज होगी। देन पीपल शुड हैव चॉइस, पीपल के पास चॉइस होंगे। द मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मेक्स इट वाइब्रेंट वन। मींस पीपल्स के पास एक से ज्यादा पार्टी होगी तो एक से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो उनके पास चॉइस, चूज करने के ऑप्शंस होंगे। देन इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए। देन इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ फियर and violence. There should be no complaisance on the voters to vote for particular candidates. Means इलेक्शन जो है फ्री और फेयर, वायलेंस फ्री होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिना डर भय के होना चाहिए। और वोटर्स के पास जो है प्रेशर नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर इसी कैंडिडेट्स को हमें वोट करना है। तो ये आपके जो है क्या हो गया फेयर इलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉप, व्हाट would have happened if certain constitutions were not reserved in India। तीन क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड है। व्हाट इज कंस्टिट्यूएंसीज, कंस्टिट्यूएंसी का सेटअप कैसे किया जाता है, और अगर कंस्टिट्यूएंसी सेटअप नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो आंसर देखें, ईच स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज। मींस हमारे यहाँ डिफरेंट जो एरियाज है जहां पर इलेक्शंस होता है तो वो कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू मेक इलेक्शन ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। और यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंसीज बनाने का रीजन है कि भाई सबको रिप्रेजेंटेटिव मिल सके, सभी एरिया को रिप्रेजेंटेटिव मिल सके। कंस्टिट्यूएंसीज आर ड्रा अप in such a way that all of them consist roughly of same number of peoples। मींस कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसा बनाया जाता है कि लगभग सेम जो आपका क्या हो नंबर्स ऑफ पीपल का। जैसे हम जो देखते हैं आपके जो लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है जो पार्लियामेंट हाउस के लिए, तो वहां पर लगभग आपके जो 10 लाख से अबव जो जहां पर आपके पॉपुलेशन होता है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया जाता है। देन इन इंडिया सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल फ्रॉम मोर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स लाइक दोज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मींस जो हमारे यहाँ में देखें तो कई जो कंस्टिट्यूएंसीज है वो किनके लिए रिजर्व है, तो वो जो है आपके डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, एसटी और एससी के लिए रिजर्व किया गया है। सो दे आर पीपल हु मे हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर जनरेशंस, मतलब उनको जो है कई जनरेशन से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करना पड़ा। इफ कंस्टिट्यूएंसीज वर नॉट रिजर्व फॉर देम, मेनी अमंग देम वुड हैव found it difficult to constitute elections। By reserving constituencies for them, the government tries to make the election process as inclusive as possible। Means अगर उनके लिए constituency रिजर्व नहीं होगा तो उनमें से बहुत सारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इलेक्शन में कॉन्सिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व किया जाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रयास है कि भाई वो जो बैकवर्ड जो क्लास से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेटिव मिल सके और गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो ये सेकंड का आंसर। देन थर्ड आता है आपका, व्हाट इज द कोलिजन गवर्नमेंट, एवलुएट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का क्या होता है और उनके जो फायदे और नुकसान बताने हैं, चलिए देखते हैं। इन द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली आफ्टर इलेक्शंस, if no single political parties get a majority, two or more parties join together and stake their claim to form a government। This is called a coalition government। इस पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शंस होता है तो किसी भी जो सिंगल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब ऐसे सिचुएशन में टू और मोर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ में मिल जाते हैं और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, 2-3 मिलकर, तब ऐसे सिचुएशन में उसे कहा जाता है कोलिजन गवर्नमेंट्स। अब इसके हम जो है प्रोज फायदे देखें। इफ देयर इज अ अलाइनमेंट
of their interests and mutual understanding and the cooperation among the parties that have formed a coalition, the government can reach out to a large section of populations. They can address the issues of varied interest groups and present a strong fronts against the opposition. Means अगर डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनकी इंटरेस्ट मिलती है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन से वो कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और उनको चलाते हैं, तो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो पाएगी, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग एरिया से मिलकर आते हैं, तो अलग अलग जो इंटरेस्ट है लोगों का, अलग अलग जो इश्यूज है वो उनके सामने आएंगे और उनका बेहतर समाधान हो पाएगा। और साथ ही साथ जो अपोजिशन है, जो विरोधी पार्टी है, उनके साथ भी बेहतर तरीके से बहुत सारे जो दल मिलकर खड़े रहेंगे। देन इसके जो नुकसान देखे कौन से, तो सिंस कोलिजन कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट पार्टीज each with its own views on issues, sometimes the government may not list a full terms. If there is a disagreement on any issues, anyone or more of the parties could withdraw support and the government could fall. Means अब कोलिजन गवर्नमेंट बना है तो भाई डिफरेंट पार्टीज हैं, तो डिफरेंट जो व्यूज होंगे, सबके अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर राय नहीं मिल पाता है एक या दो से पॉलिटिकल पार्टी, तो वो जो है गवर्नमेंट से अलग हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो उनका जो टर्म 5 इयर्स है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, और यहाँ पर पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है फोर्थ, एवल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मींस जो पब्लिक ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, वो डेमोक्रेसी को बेहतर तरीके से चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर देखें तो पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन और व्यू ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ public concern. Public opinion can be a very powerful tool in a democracy. If the public unites and raises its voice on issues, the government is bound to listen to it. This public opinion जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी जो सेक्शंस की जो सोसाइटी है वो अपने इशू, अपने जो इश्यूज है, अपने जो इंटरेस्ट है, उनके बारे में जब तक नहीं बोलेगा तब तक उनके बारे में गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकता। पब्लिक है वो अपने जो ओपिनियन है वो पावरफुल तरीके से डेमोक्रेसी में रख सकता है, वो उनकी बातों को रखेगा तो गवर्नमेंट उसको सुनने के लिए भी बाध्य होगा। देन बट फॉर पब्लिक ओपिनियन टू डेवलप द पीपल शुड बी एजुकेटेड। पब्लिक ओपिनियन की पीपल्स को एजुकेटेड होना चाहिए, पॉलिटिकली अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें, एनालाइज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फेसिंग द नेशन। साथ ही साथ देश में क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें हो रही है, उनको भी समझने आना चाहिए। Only then can they voice public opinion or possible solutions to those issues and even force the government to heed those solutions. Means क्या होगा कि अगर लोग जो है उस चीजों को समझेंगे नहीं तो फिर उसके बारे में बात ही नहीं उठाएंगे, और जब तक वो बात नहीं उठाएंगे तब तक गवर्नमेंट भी जो है उनको भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी करना है। तो इस तरीके से फोर्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ, explain the working of the simple majority system. Do you think it is the most effective measures of public opinion in a democracy? Give reason for your answer. सिंपल मेजोरिटी की बात किया गया है और ये पब्लिक ओपिनियन का एक क्या है, इफेक्टिव मेजर है, तो इसके बारे में आंसर आपको बताने हैं रीजन देते हुए। आंसर देखें, द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम इज नॉन एज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मींस यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी का सिस्टम है तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मींस पहला जो सीढ़ी है आपका कि जो पहले क्या कर लिया, जो वो जो नंबर्स को पा लिया तो उसको पोस्ट मिल जाएगा, तो ये FPTP सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया टू ascertain the result of elections। तो इसको जो हम रिजल्ट मतलब जो पास या फेल वाली जो बात है ना, जीतने या हारने में जो हम सिंपल मेजोरिटी सिस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इंडिया में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड द विनर्स। मींस इस सिस्टम में जिनको सबसे ज्यादा जो वोट मिलता है उसको हम विनर कर देते हैं, है ना। दिस मींस दैट अ कैंडिडेट कुड विन डिस्पाइट सिक्योरिंग लेस देन हाफ द वोट्स इन अ कॉन्टेस्ट एंड by extensions a party may get more seats in the Lok Sabha state assemblies than its vote share in the election। मींस यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल मेजोरिटी में अगर जो कोई भी कैंडिडेट को लेस देन हाफ, अब आधे से भी कम वोट मिलता है, बट अपने जो नियरेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनसे उनको एक से ज्यादा वोट मिल गया, मतलब उससे एक ज्यादा वोट मिल गया तो भी वो जीत जाता है,
तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या है, सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है वोट शेयर से भी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट शेयर है वो दिखाता है कि भाई उनको कम शेयर मिला है वोट का, फिर भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतकर ज्यादा चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी को फॉलो किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। यहां पर एक जो है आपको क्या दिया है, इन इंडिया पोस्टल वोटिंग इज कंडक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स, जिसे हम कहते हैं ETPB सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज रिजर्व फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल्स who cannot physically be present to vote from their constituencies. They include people working in the Union Armed Force, state police, and their spouses, and the government officials posted abroad. Such people are also called service voters. In this system, ballot papers are sent out to the service voters who turn the votes to by post, while people in preventing detentions can use postal votes. Prisoners cannot vote all. मिस यहाँ पर पोस्टल बैलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, इसको आप जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस को बार बार रीड करेंगे तो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर इसी में छुपे होते हैं। तो आंसर क्वेश्चंस देखें, हु आर सर्विस वोटर, सर्विस वोटर कौन है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे जो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो जो पीपल जो वर्किंग है यूनियन आर्म फोर्स, स्टेट है, पुलिस में, तो सर्विस वोटर्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल्स हु cannot physically be present to vote from their constituencies. Means आपके यहाँ पर आया ना कि जो it is a reserve for certain peoples who cannot physically be present to vote from their constituencies. तो ये आपका सर्विस वोटर कहलाता है। Then how do they vote through the ETPB? तो यहाँ पर होता है in this system ballot paper are sent out to the service voters who return the vote by post. उनके पास जो है बैलेट पेपर भेजा जाता है और फिर वो जो सर्विस वोटर है उनको बाय पोस्ट के थ्रू जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिलोंग करते हैं वहां पर उनको भेज देते हैं। देन evaluate the efficiencies of this system in making Indian democracy as a inclusive one. तो आंसर देखें तो through this system of voting, people working in the Union Armed Force, state police, and their spouses and government officers posted abroad can take part in the electoral process in इंडिया। मीन्स इस सिस्टम में क्या होता है कि जो डिफरेंट जो फोर्स आर्म फोर्स है, स्टेट पुलिस में डिपार्टमेंट में लोग हैं, या फिर उनके जो स्पाउसेस मतलब उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं, या फिर अब्रॉड मतलब बाहर जो दूसरे देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं इसके थ्रू। दिस मेक्स द सिस्टम एन एक्सट्रीमली इंक्लूसिव वन एज इट अलाउज पीपल हु आर बर्न टू स्टे अवे फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू हैव एन इक्वल से इन चूजिंग इट्स गवर्नमेंट। मतलब जो बाहर में है, जिनकी मजबूरी है कि उनको देश की सेवा करने के लिए देश से बाहर रहना पड़ रहा है, या फिर अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर उनका नाम है वोटर लिस्ट में उनसे उनको बाहर रखना पड़ रहा है, तो भी उनको जो है अपने जो गवर्नमेंट को चूज करने के लिए इसके माध्यम से उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के उनको चांसेस मिल रहे हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। तो इस तरीके से ये इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।